भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी के दिग्गज नेता भी देंगे श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव पटेश्वर जाकर श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। 3 अहम योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। अटल जी की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चित्र प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भजन संध्या में शामिल होंगे राष्ट्रपति। अटल जी की जयंती पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर देने का ऐलान कर सकती है सरकार। मोदी सरकार ने डीए बढ़ाकर 31% कर दिया था, जिसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिल रहा है। अटल जयंती पर यूपी को डिजिटल सौगात देंगे सीएम योगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम छात्र छात्राओं को मिलेगी फ्री लैपटॉप और टैबलेट। पहले चरण में 1 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी सौगात। यूपी में कानपुर के इत्र कारोबारी और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। तहखाने में मिले नोटों की आयकर विभाग ने गिनती की। 22 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाली थी रेड। कारोबारी पीयूष जैन के घर मिले 150 करोड़ के नोट की गिनती हुई पूरी। 150 करोड़ की नकद की गिनती पूरी की गई। घर से 177 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इत्र और मसाला कारोबारी के घर से आयकर विभाग को मिले थे 150 करोड़ से ज्यादा की नकदी। 17 घंटे तक हुई नोटों की गिनती। 21 बक्सों में नोट भर के ले गया आयकर विभाग। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों की कैश जब्त की गई। पुलिस की मौजूदगी में कैश वैन को स्टेट बैंक ले जाया गया। इनकम टैक्स ने कारोबारी पीयूष जैन के घर समेत कई ठिकानों पर रेड डाली। कानपुर में 3 जगह, कन्नौज और मुंबई में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कानपुर में पीयूष जैन के घर अलमारियों से में भरे मिले नोट, साथ ही मशीनें लाई गई थी। कुल मिलाकर 8 बक्से और ताले भी लेकर पहुंची थी टीम। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर बरामद नोट को गिनने के लिए आईटी ने मंगाए बड़े बड़े बक्से। करीब 50 बक्सों में नोटों को रखने के लिए कानपुर वाले घर में लाए गए। यूपी के इत्र कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा। कारोबारी के बेटे को लेकर कन्नौज पहुंची आयकर विभाग की टीम। फैक्ट्री और घर से खंगाले गए दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। डीजी, डीआई और आयकर विभाग की टीम की जांच। 10 सदस्यीय टीम कारोबारी के बेटे की मौजूदगी में जांच में जुटी। छापेमारी में बरामद कैश वैन के जरिए स्टेट बैंक भेजा गया। वैन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वैन के ड्राइवर ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत करके जानकारी दी। जी, आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? कैश के लिए। क्या कहा गया है? कैश जाना है यहाँ से आरबीआई। यहाँ से आरबीआई जाएंगे आप? हाँ। कानपुर आईटी रेड में सीबीआईसी चेयरमैन का बयान। कहा फर्जी रसीदों से हुआ था लेन देन। जारी है कार्रवाई। इत्र कारोबारी रेड मामले पर सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी का बयान। का टैक्स चोरी की बात कबूल ली गई है, साथ ही कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अभी तक सबसे बड़ी कैश रिकवरी नहीं हुई। ने ये बात मान ली है कि उन्होंने बिना टैक्स पे करे और बिना इनवॉइस काटे ये माल निकाला था। उस पे उन्होंने 3 करोड़ के लगभग टैक्स पे कर दिया है। इतनी रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। यूपी के कारोबारी पीयूष जैन की पहली तस्वीर सामने आई है। कानपुर के नामी परफ्यूम व्यवसायी और समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं पीयूष जैन। पान मसाला कंपनी में छापेमारी के दौरान जीएसटी विभाग ने पकड़ी जीएसटी की चोरी। कई फर्जी फर्म के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की थी। कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर भी आईटी ने रेड मारी। करीब 150 करोड़ की अघोषित संपत्ति का हुआ खुलासा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पमी जैन के करीबी हैं पीयूष जैन। 1 महीने पहले अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था पीयूष जैन की कंपनी का समाजवादी इत्र। कानपुर में जीएसटी डिपार्टमेंट ने आनंदपुरी में पीयूष जैन के अलावा एक और बड़े कारोबारी के घर छापेमारी की। रेड के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती थी। आयकर विभाग की रेड पर रामगोपाल यादव का बयान। कहा सपा पर आईटी रेड नहीं हुई, साथ ही कुछ नहीं मिला, लेकिन अडानी की यहाँ रेड हुई तो 2 अरब मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं मिला, कहीं झूठ बोलता अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला। इत्र कारोबारी के घर की फोटो ट्वीट कर सपा को बताया भ्रष्ट। कहा सपा मतलब यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। अखिलेश के करीबी कारोबारी पीयूष जैन पर छापेमारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा समाजवादियों की टोटियों से नोटों की गाड़ियां मिल रही हैं।
समाजवाद की टोटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जैसी नोटों की गड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं, ऐसी तो पिक्चरों में भी नहीं देखी जो समाजवादियों के यहाँ मिल रही हैं। कानपुर में अखिलेश यादव के करीबी पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासी भूचाल। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादियों के ईडी और आयकर के छापे पड़ रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। पीएम और सीएम पर दिए गए विवादित बयान पर ओवैसी की सफाई, ट्वीट कर लिखा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अपनी सफाई में ओवैसी ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। 10 तर्कों के साथ ओवैसी ने सफाई, लिखा, मेरे बयान का मतलब बिल्कुल साफ था। कानपुर में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था भड़काऊ बयान। पुलिस को धमकी देते हुए कहा, मोदी योगी के हारने के बाद कौन बचाएगा, जल्द ही बदलेंगे हालात। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है, कहा इन लोगों की खुराफात बढ़ रही है, इस तरह की धमकी से वो जगह नहीं बना सकते, जनता समझदार है, इसका असर नहीं होने वाला। जैसे जैसे भारत की दुनिया में साख बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों की खुराफात बढ़ रही है, और इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओवैसी के बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, का ओवैसी याद रखे ये हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। पीएम मोदी और सीएम योगी तालिबान का क्या होगा वो ओवैसी को बहुत अच्छे से पता है। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, ओवैसी जाति की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के बाद दाग ढूंढते रह जाओगी ऐड की तरह, ऐसे ही ओवैसी चुनाव के बाद आप ढूंढते रह जाओ। ये ओबीसी है, ये एक जाति की राजनीति करते, जैसे वो आता है ना दाग का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, साबुन का दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ओबीसी को चुनाव के परिणाम के बाद ढूंढते रह जाओगे। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ओवैसी के बयान को बताया जहरीला, का विषैले कोबरे के फन को कुचलना आता है, ओवैसी हिंदुओं से करते हैं नफरत। ओवैसी हमेशा से अपने जहरीले बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, तो इस विषैले कोबरे का फन कुचलने का हुनर हमें आता है। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा चुनाव आयोग को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, अगर ये बयान किसी दूसरे नेता ने दिया होता तो अब तक केस हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कार्रवाई करता? यही बात अगर कोई दूसरा नेता किसी और पार्टी का कहता तो अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर हो गई होती। ओवैसी के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला, कहा मठ मंदिर कौन जाएगा ये सोचने में समय बर्बाद ना करें, यदि कल कागज मांग लिए गए तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए। ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, का ऐसी मानसिकता जिन्ना वाली विभाजनकारी मानसिकता का परिचय है। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी है, ये वही जिन्ना वाली विभाजनकारी मानसिकता का परिचय है। लुधियाना बम ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई शिनाख्त, पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप के घर पहुंचकर एनआईए ने कल 3 घंटे तक की जांच पड़ताल। जेल में सजा काट चुका था सेवा से बर्खास्त गगनदीप सिंह, ड्रग्स नेटवर्क से उसके लिंक थे खासे। लुधियाना ब्लास्ट पर एमएचए की हाई लेवल मीटिंग, पंजाब की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन, आईबी, एनआईए और बीएसएफ के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद पर अलर्ट, जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। रिपब्लिक भारत पर खबर चलने के बाद जागी पंजाब पुलिस, लुधियाना कोर्ट परिसर में लगाए गए मेटल डिटेक्टर। लुधियाना जिला कोर्ट में धमाके के वक्त 12 गेट में से सिर्फ 5 गेट पर थे मेटल डिटेक्टर, 5 डिटेक्टर नहीं कर रहे थे काम।
लुधियाना कोर्ट धमाके की जांच तेज। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूत ढूंढने की कोशिश। लुधियाना कोर्ट धमाके पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा दावा। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। सीन ऑफ क्राइम पर बारीकी से नजर रखी हुई है। सस्पेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। लुधियाना धमाके की जांच जारी है। ब्लास्ट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। बब्बर खालसा ने अपने गुर्गों की मदद से रची बड़ी साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा। 14 दिसंबर को भेजा गया था सुरक्षा अलर्ट। ड्रोन के जरिए नापाक साजिश का अलर्ट। पिछले 3 दिनों में 43 बार ड्रोन देखा गया। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस अफसरों से धमाके की जानकारी। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में सरकार। लुधियाना में कानून मंत्री किरण रिजिजू, सोम प्रकाश और विजय सांपला ने डिविजनल कमिश्नर के साथ एक बैठक की। कानून व्यवस्था पर अहम मंथन किया गया। लुधियाना जिला कोर्ट के कैंटीन मालिक ने धमाके को भयावह बताया। कहा धमाके के वक्त 10 से 12 लोग खाना खा रहे थे। पहले लगा सिलेंडर फटा है, बाद में पता चला बम था। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद रिपब्लिक भारत पहुंचा कोर्ट परिसर। वहां काम करने वाले कर्मचारी ने बताया ब्लास्ट होते ही हमें जल्दी घर भेज दिया गया था। धमाका काफी जोरदार था। कोर्ट परिसर में वकील जो मौजूद थे उनका दावा है कि धमाके से पहले कोर्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लुधियाना धमाकों में घायल से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने की मुलाकात। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। लुधियाना धमाके पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी। आगामी चुनावों की वजह से पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जल्दी होगा साजिश का खुलासा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना पहुंचकर किया था घटनास्थल का मुआयना। कहा जांच में जुटी हुई है सभी एजेंसी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी महासचिव तरन चुग ने चन्नी सरकार पर लगाया आरोप। कहा पंजाब सरकार ड्रोन से हथियार फेंकने की घटना छिपा रही है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करिए ना। अगर आपको पता लगा हथियार गिरे हैं तो कहां चलने वालों से रोकना पड़ेगा। और एक तरफ आप बीएसएफ का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन से हथियार गिर रहे हैं। पंजाब की विधानसभा यही मुख्यमंत्री जी उसका विरोध कर रहे थे। लुधियाना ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी के बेशरम बोल आए सामने। कहा ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। कई फौजी शहीद होते हैं तो कहीं स्थानीय नागरिक। निश्चित तौर से ये कोई नई बात नहीं है। हर बार इस तरीके के वाकयात होते हैं। कहीं बम फटता है, कहीं हमारे फौजी शहीद होते हैं, कहीं सिविलियंस होते हैं। लुधियाना धमाके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा केंद्र ने राज्यों की एजेंसियों से बात की है। माहौल को बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजेंसीज हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, दोनों एजेंसियों से बात की। हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। लुधियाना ब्लास्ट मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। कहा सरकार उनकी है तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। नवजोत सिंह सिद्धू की सरकार है तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा कि ये आतंकवादी घटना, ये इस ढंग का माहौल क्यों हो रहा। गुरदासपुर की रैली में पंजाब सरकार पर बरसे सीएम केजरीवाल। कहा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। लुधियाना धमाके के लिए पंजाब सरकार की कमजोरी को बताया जिम्मेदार। कुछ लोग तो हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वारदातें चुनाव के टाइम पे क्यों होती है? लुधियाना धमाके को लेकर सांसद हरसिमरत कौर का पंजाब सरकार पर हमला। का अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेअदबी ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है सरकार। बिल्कुल निचले नीवे पद्धर की जी राजनीति मुख्यमंत्री वालों की गई है। पहले ही आपकी सियासी रंजिशा कड्डन वास्ते अपनी सियासत खेडन लग गए ने। लुधियाना कोर्ट धमाके पर सियासत फुल है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा सीएम चन्नी सीधे सीएम नहीं है। नौटंकी बाजी से पंजाब को नुकसान हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी
डांस करने में मशरूफ रहे और इस दौरान पंजाब में बड़ा हमला हो गया। बजाय आज चन्नी जी इसकी जिम्मेवारी लेते, उन्होंने कहा कि ये तो राजनीति इलेक्शन आ गई इसलिए हो रहा है। लुधियाना धमाके को बीजेपी ने आतंकवादी घटना बताया। कहा आतंकवादी संगठनों को सख्ती से दबाना होगा, घटना से जुड़े लोगों को अंदर करना ही होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने लुधियाना ब्लास्ट को बताया राज्य सरकार की इंटेलिजेंस की नाकामी। कहा केंद्र के आगाह करने पर भी नहीं चेते सीएम चन्नी, पाकिस्तान समेत कई एजेंसियों ने दी थी धमकी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत की नाराजगी हुई दूर। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। रावत को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया। कल की राजनीति में भाजपा ने दो मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, एक आईवी और एक आईवी सीबीआई और एक जो है ईडी। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए। राहुल से मुलाकात के बाद हंसते हुए नजर आए हरीश रावत। कहा उत्तराखंड चुनाव कैंपेन मैं ही करूंगा लीड, सीएम का चयन बाद में होगा। बहुत अच्छे लगे, सब लोग बैठ करके हमने कुछ कॉमन इंटरेस्ट की बातें जो है, जो सबके हित की बातें हैं, वो तय की हैं और उसकी घोषणा हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की। लेकिन उत्तराखंड में अभी नहीं थमा है बवाल। अब कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई। हरीश रावत और राजेंद्र समर्थकों में झड़प हुई। राजेंद्र शाह ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून में लगे पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर में रावत को बताएगा बेईमान। 2 दिन पहले रावत ने कांग्रेस पर उठाए थे सवाल। केजरीवाल ने पंजाब में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दी 5 गारंटी। का सरकार बनने पर ईमानदार अधिकारियों की होगी नियुक्ति। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनेगी अलग से फोर्स। केजरीवाल ने पंजाब की पिछली सरकारों पर वार किया। कहा बेअदबी मामलों में कार्रवाई न होने के चलते बढ़ रही घटनाएं। 2017 का बेअदबी मामला फाइलों में दफ्न है। पिछली बार जो बेअदबी का कांड हुआ था, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। तो संदेश क्या दे रही हैं पंजाब की सरकारें? ये चलता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े। सीएम केजरीवाल पर कांग्रेस का पलटवार। जयवीर शेरगिल ने कहा कांग्रेस केजरीवाल फेंकने में माहिर हो चुके हैं। केजरीवाल को ढोंगी पाखंडी बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। सदन नहीं चलने देने के लिए बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। का संसद का महत्वपूर्ण सत्र का संचालन सही से नहीं होने दिया विपक्ष ने। सत्ता में थे तभी तो ऐसा भी रवैया था। चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसी हिसाब से आगे तय किया जाएगा। जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बताया बुद्धिहीन। कहा बर्क की बुद्धिहीनता के चलते सपा की हुई दुर्गति। आज अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। रायबरेली नेशनल हाईवे का होगा शिलान्यास। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ का दावा। हरक सिंह रावत की दूर हुई नाराजगी। मुख्यमंत्री और आलाकमान से बातचीत के बाद निकला है समाधान। महाराष्ट्र के धुले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सड़क का उद्घाटन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है सड़क का नाम। महाराष्ट्र के धुले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान को हुंकार। कहा भारत की धरती से आतंकवाद खत्म होकर रहेगा, पड़ोसी को चुकानी होगी इसकी भारी कीमत। भारत की धरती से आतंकवाद का सिलसिला समाप्त होकर रहेगा, चाहे और उसकी पड़ोसी यदि अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आता है तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इम्फाल में महिला रैली में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम बीरेन्द्र सिंह के राज्य में काम की तारीफ। इम्फाल में लक्ष्मी किचन पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मणिपुर के सीएम वीरेन्द्र सिंह के साथ खाना भी खाया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के विकास की बयार है। बहराइच में सीएम योगी ने सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पंजाब चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 लाख रुपए की कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी। 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। यूपी के रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सीएचसी अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन।
यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सभा स्थल में शिकायतकर्ताओं की भीड़ लगी। स्मृति ईरानी ने जिले के अधिकारियों को रविवार में कैंप लगाकर लोगों की समस्या सुनने का आदेश दिया। यूपी के प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हुए शामिल। जन विश्वास यात्रा का किया भव्य स्वागत। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 5 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। कहा, हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही है। गोवा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व विधायक लबू ममलेदार ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। नागपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों मंत्रियों ने कृषि विजन का किया उद्घाटन। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 18 और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। अब तक 117 में से 58 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। यूपी में चुनाव टालने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव पर मुख्य चुनाव आयोग की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। सुशील चंद्रा ने कहा, अगले हफ्ते यूपी दौरे के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। 29 दिसंबर को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा प्रस्तावित। रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे दर्शन। जीसीआई मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की रफ्तार तेज हो गई है। 17 राज्यों में ओमाइक्रोन के अब 358 मामले हैं। 114 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 244 अभी एक्टिव हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। का 108 देशों में फैल चुका है ओमाइक्रोन। दुनिया भर में ओमाइक्रोन से अब तक 26 मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर है। हालात पर सरकार की पैनी नजर है। लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की है। अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं, तो पिछले 4 सप्ताहों से फॉर द लास्ट 4 वीक्स इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग लेस देन 10,000 न्यू केसेस। मुंबई में एक बार फिर से तेजी से बढ़ा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 683 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। करीब 3 महीने में सबसे अधिक केस का रिकॉर्ड। दिल्ली में भी बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 180 नए केस सामने आए। 16 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप। लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी का आदेश। कोरोना नियमों में सख्ती और टीकाकरण में तेजी के निर्देश दिए गए। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को किया जागरूक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। देश में ओमाइक्रोन वेरिएंट की वजह से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। 3 फरवरी को भारत में पीक पर होगा कोरोना। आईआईटी कानपुर के रिसर्च में इस बात का अनुमान। देश में कोरोना के बूस्टर डोज पर किया जाएगा सर्वे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सर्वे में 3,000 लोग शामिल। सर्वे में शामिल लोगों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। जरूरत को लेकर होगा अध्ययन। बढ़ते हुए ओमाइक्रोन मामलों के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की वापसी। फिर से पाबंदी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। शादी समारोह में 200 लोग होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के 2 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया। ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। लंबे वक्त के बाद कोरोना के नए केस आने से दहशत है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को सीजीआई ने लगाई फटकार। कहा, भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत है। देश के टीके के खिलाफ साजिश कर रही हैं बाहरी कंपनियां। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए एक्शन तेज हो गया है। दुबई से मुंबई आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। अयोध्या में कोरोना पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, नियमों की लापरवाही बरतने वाले कोरोना की चपेट में जीवन भी चलाना है और जीविका भी। ओडिशा में ओमाइक्रोन को लेकर पाबंदियों का ऐलान। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक। महाराष्ट्र सरकार ने ओमाइक्रोन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। क्रिसमस पर 50% क्षमता के साथ आयोजन के निर्देश जारी किए गए। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। सभी आशा वर्कर्स, जिलों के डीएम, शिक्षक और सभी दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद किया।